बाथरूम सिंगर हो तो बाथरूम में क्लास कर रहे हो। बाथरूम सिंगर है, नहीं बाथरूम नहीं। क्लास अटेंडर थोड़ी है। नहीं नहीं, वो गाना गा रहा था ना उस क्लास में। अच्छा अच्छा, पता नहीं। ऐसे कौन सी क्लास में? इसके पहले वाली क्लास में। अच्छा, पता नहीं, मुझे पता नहीं। ठीक बात, ठीक बात। चलो शुरू करते हैं आगे। ठीक है, हो गया। मैम आपने जो होमवर्क दिया था जो अभी अभी, जो अभी वो क्वेश्चन पहला वाला हुआ लेकिन, सबने कर लिया। हाँ दूसरा वाला नहीं हुआ। दूसरा पहला चलो अभी डिस्कस यस मैम। करेंगे, क्लास के लास्ट में करेंगे डिस्कस। सबने कर लिए हैं तो अच्छी बात है। अच्छे बच्चे हैं, सब टाइम से आ गए। एकता को छोड़ के सब टाइम से आ गए। 12:30 पे ही आ गए थे। मैंने कहा पहली पहली बार बच्चे टाइम पे आए हैं लास्ट क्लास में। एक्चुअली आप इतने स्ट्रिक्ट हो गए हो। ऐसे मत बोलो, लास्ट क्लास ऐसे मत बोलो। दर्द होता है। लास्ट है ही नहीं वैसे, अभी तो 4-5 और होंगे। पर सिलेबस वाली लास्ट बोल सकते हैं। तो ये हो सकता है अभी भी कुछ रह जाए तो मुझे दोबारा लेना पड़ेगा। चलो, ग्रुप थ्योरी का जो आपका पोर्शन रहता है ना वो कल करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। जो मैं जहाँ से बताने वाली थी आपको ये वाला पोर्शन। मैम फेयरवेल नहीं हुई हमारी। फेयरवेल या फ्रेशर? नहीं, फेयरवेल आपकी क्लास की। अच्छा, मुझे लगा बीएससी तो कब की खत्म हो गई, अब कौन सी फेयरवेल। तभी मैंने पूछा एमएससी की फ्रेशर तो नहीं है। फेयरवेल होगी अभी तो, टाइम है, अभी तो 1 महीना बचा है, अभी क्यों फेयरवेल ले रहे हो। ठीक है, उसमें क्या ही करेंगे हम, अपने अपने घर बैठ के खाना खा लेंगे, केक काट लेंगे और गाना सुना देंगे एक दूसरे को। बाथरूम सिंगर सारे निकल निकल के आएंगे फिर। मैम मेरे को समझ में नहीं है किसकी बात कर रहे हैं एकता। इस क्लास की फेयरवेल, कोई सेशन खत्म होता है कोई आपका, अच्छा। फेयरवेल होती है ना। हाँ, वो तो मनाना ही पड़ेगा। मेरे दिमाग में भी था, अभी जस्ट एकता ने जब बोला है ना उससे थोड़ी देर पहले मेरे दिमाग में भी थी वो बात। लेकिन अभी मैंने सोचा कि अभी क्या, अभी तो मिलते जुलते रहना है। इतना फेयरवेल फेयरवेल मत करो मैम, मैं रो दूंगा। हाँ, सीरियसली मैम, मतलब मेरे को बहुत दुख होता है। दुख होता है। एक्चुअली एक्चुअली मैम, जब हमारा गांव का स्कूल था जिसमें मैं 10th तक पढ़ा, उससे जब मेरा मतलब लास्ट दिन था, उस दिन मेरे को सबसे ज्यादा दुख हुआ था। होता है दुख। वो आप 10 साल पढ़े थे ना वहाँ, यहाँ तो 10 महीने हाँ, भी नहीं है। 6 साल पढ़ा था, 5 to 10। 6 साल। हाँ मैम, पर वो सर मैडम बहुत प्यार करते थे मुझसे, मतलब मेरे को, मतलब मेरा ट्यूशन का कोई जरूरत नहीं पड़ा। मैं 9 10 पे ट्यूशन लिया था। 8 तक ट्यूशन ही नहीं था मेरे पास, मतलब सर मैम ही दिखा देते मेरे को जो भी टॉपिक्स था। क्यूट बच्चे रहे होगे बचपन में, क्यूट क्यूट बातें करते होगे, है ना। वो तो पता नहीं। मैं टिफिन टाइम में चला जाता था सर के पास, मैथ सर के पास, और मेरा काम करा लेते थे। और स्कूल ना 1 घंटा पहले ही पहुंच जाता। तो हमारा गांव में एक ही बस चलता है। क्लास में 1 मिनट तभी पहले आ जाते हो आप। हाँ मैम, तो 1 घंटा पहले सर का भी बास आ जाता था, उसके बाद बास नहीं चलता था हमारे गांव के ऊपर। मतलब स्कूल टाइम मतलब पार हो जाता है तो सर भी आ जाता है,
आ जाता था तो मैं भी चला जाता था स्कूल में। सर के पास चला जाकर मैं काम कर लेता मेरा। यार सर से मिलते रहा करो, मिलते होगे। हाँ मैम, मिलता हूँ फिर जब, पर ये कोरोना टाइम्स में तो सर भी नहीं आते, मेरा भी उधर जाना नहीं होता तो। देखें फिर इधर, यस मैम। देखो फर्स्ट कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हो गया कि e की पावर x के साथ कोई भी फंक्शन है, यानी साइन एक्स, एक्स, कोई भी ऐसे फंक्शंस पड़े हैं जिनका हमें ऑलरेडी निकालना आता है, पी आई, तो हम इसको कैसे डील करेंगे? हम क्या करेंगे, d को d प्लस ए से चेंज कर लेंगे पूरे फंक्शन में, हिचकी आने लगी, और e की पावर एक्स को बाहर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब आगे ले आएंगे, और फिर इसको ऐसे अच्छे फंक्शन की तरह जैसे हम सॉल्व करते थे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें सॉल्व करना है 1/d² + 5d, और साथ में हमें दिया हुआ है e की पावर 5x इंटू साइन 2x, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे? e की पावर 5x इधर आ जाएगा, पर आने से पहले एक चेंज करके जाएगा नीचे। क्या चेंज करेगा? यहाँ पे e की पावर ax यानी 5 है यहाँ पे वो नंबर, तो d को d + 5 से चेंज कर देंगे हम पूरे इसके अंदर, नीचे जो एफ डी का फंक्शन है, इंटू साइन 2x। अब हम जैसे सॉल्व करते हैं इसको कंप्लीट, वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। पल्ले पे आ गई बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है देखो, अगर यहाँ तो e की पावर x के साथ कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड था, अब x के साथ कोई फंक्शन अगर मल्टीप्लाइड है तो क्या करेंगे हम? तो भी हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सबसे पहले 2 स्टेप्स में इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? x को पहले ऑलरेडी बाहर लेके आके, बाहर ले आना है, इधर ले आना है, और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ देना है, यानी इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे करते हैं। और फिर हमें क्या करना है? इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव मतलब d/dd, जैसे 1/d+2 था, मतलब d/dd ऑफ 1/fd इंटू वी एक्स, ये एज इट इज़ रहेगा, वी एक्स अपना एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद जो डेरिवेटिव करके आएगा उसको सॉल्व कर लेंगे। मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको। जैसे हमें सॉल्व करना हो 1/d+2 x इंटू ई की पावर x, ठीक है, इसको कैसे करेंगे? अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो x को बाहर लेके आना होता है और बाकी सब एज इट इज़ छोड़ देना होता है, और फिर क्या करना होता है, d/dd मतलब डेरिवेटिव ऑफ 1/d+2 इंटू ई की पावर x। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे डेरिवेटिव निकाल के इस कंप्लीट को सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा? 1/x इंटू, अच्छा 1/d+2 में 1 रिप्लेस करना है d की जगह, तो 1/1+2 ई की पावर x, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव करना है, यानी कि इस पूरे कंप्लीट का डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का नहीं, पूरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मिला के जो भी है सबका डेरिवेटिव करना है। तो ये क्या आ जाएगा? -1/d+2 का होल स्क्वायर ई की पावर x। तो ये क्या बन जाएगा? x की पावर x/3 माइनस, अब 1 पुट करना है यहाँ पे, 1 + 2 3 3 जा 9 ई की पावर x, ये आपका आंसर आ जाएगा। वेरीफाई करके देख लें क्या ये सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं, पर वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि हमारी इक्वेशन क्या थी, एक बार देखते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन थी d+2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर x, यही रही होगी इक्वेशन। इसमें y की जगह ये सब्सटीट्यूट कर दो, तो d+2 x ई की पावर x में कॉमन ले लेती हूँ, x/3 माइनस 1/9 ई की पावर x, ये x ई की पावर x निकल के आना चाहिए। देखते हैं, x/3 मतलब पहले तो इसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर +2 टाइम्स ऑफ दिस कर लेंगे हम। डेरिवेटिव क्या आएगा? x/3 माइनस 1/9 एज इट इज़, और फिर ई की पावर x का मतलब ये एज इट इज़, मैं कंप्लीट डेरिवेटिव यहाँ लिख देती हूँ, ये आ जाएगा ई की पावर x, ये डेरिवेटिव हो गया, +2 टाइम्स ऑफ दिस यानी +2 x/3 माइनस 1/9 इंटू ई की पावर x। तो ये आपका आंसर बन गया है 3 टाइम्स ऑफ x/3 माइनस 1/9। अपनी कैलकुलेशन कर लो, 1 टाइम्स ऑफ दिस
e की पावर x प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस c की पावर x, मैंने लिख लिया 3 टाइम्स ऑफ दिस e की पावर x, और साथ में ही 1/3 की पावर x और पड़ा था। तो देखो क्या आ रहा है, x e x माइनस 1/3 e की x प्लस 1/3 e की x। कर रहा है सेटिस्फाई? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे करना है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन इस टाइप की। इसी को हम आपने जो फर्स्ट फॉर्मूला पढ़ा है ना उससे भी कर सकते थे, किसको? इसी एग्जांपल को। फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा वाला? मैम नंबर 1 दिया है अपने उसको यहाँ पर। अच्छा, e की पावर x, हाँ ये तो फनी बात हो गई क्योंकि यहाँ पे e की पावर x भी और x भी है, दोनों तरीके से आप कर सकते थे बिल्कुल। चाहे आप e की पावर x को एक्स्ट्रा फंक्शन मानो चाहे x को मानो, दोनों को हटाने के तरीके हमने टाइप 1 और टाइप 2 में देख लिए हैं, है ना। एक क्वेश्चन एक बार फॉर्मूला दिखा दो। नोट कर लो फॉर्मूला। ठीक है मैम। आप लोगों से जो यंगर जनरेशन है, मतलब 4-6 साल के बच्चे 7-8 साल के बच्चे, वो भी हिंदी बोल लेते होंगे बंगाल में। मतलब जैसे आप लोगों को हिंदी आती है पर आपके पेरेंट्स को हिंदी नहीं आती, आपसे एक जनरेशन जो पुरानी जनरेशन है उसको हिंदी नहीं आती ना, लेकिन आप लोगों को आती है। हाँ मैम, हमारा अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, मतलब आपने जो बोला 7-8 साल के बच्चे, उसको भी हिंदी आते हैं। हम फ्री फायर खेलते हैं ना, तो हिंदी में बातचीत करता है। हिंदी में क्या बोला आपने? उन बच्चों ने फ्री फायर खेलते टाइम ना हिंदी में बात करता है। फ्री फायर गेम है? हाँ मैम, अच्छा। वो कल रवि ने बता रहा था ना कि उसके हाँ भाई हाँ, खेलता समझ है, गई। वो वाला गेम है। अच्छा, ये बच्चे सारे गेम में ही फंस गए हैं क्या? हाँ मैम, सारे गेम में, फ्री फायर पबजी वाला गेम में फंस गया। तो भरवा दो यार। हमारे टाइम तो माठ में जाते थे हम, क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेलते थे। अभी तो सिर्फ सब मोबाइल लेकर बैठता है और गेम खेलता है। बात कर दिया टेक्नोलॉजी ने। हाँ मैम। बड़े छोटे हाथों में चली जाती है ना जब टेक्नोलॉजी, तब ज्यादा बर्बादी होती है। बड़े लोगों को तो समझ होती है कि कैसे क्या करना है, अपने भले के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, जैसे आप लोग अभी भले के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये टेक्नोलॉजी ना होती तो आप लोग दूर से बैठ के क्लास कैसे ले पाते? यस मैम। और मैम हमारे पेरेंट्स जो स्ट्रिक्ट है मैम, हमें तो पहले मोबाइल क्लास 12 के बाद मिला, मतलब कॉलेज जाऊंगा इसलिए कि तुम बाहर रहोगे, इस पर मोबाइल मिलेगा। मैंने तो 10th से यूज किया। 10 से यूज किया? यंगर जनरेशन हो गई है। हाँ मैम। मैंने 12 के बाद किया। मेरे को 12 के बाद, मतलब उससे पहले स्मार्टफोन भी नहीं थे हमारे घर में। हाँ, स्मार्टफोन थे ही नहीं, पहला स्मार्टफोन मेरा ही आया था घर में 2000। मैंने भी पहला फोन 11 में जब पढ़ते थे तब खरीदा था। वो भी 3G वाला था। 3G होते थे तब। चलो क्वेश्चन करो। कुछ नया कराते हैं।
होगी मैम। पूरा सोल्यूशन बताना। हो रहा है सॉल्व? यस मैम। मैम वो जो फॉर्मूला था ना डी डी वी ऑफ 1/t² मतलब 1/fd इंटू वी एक्स फॉर्मूला जो उसको मतलब डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है मतलब वो समझ में नहीं आया था यार बता दो ना। डेरिवेटिव 1/, में जो भी पढ़ा है ऐसे होता है ना, 1/d हाँ हाँ प्लस ए। तो इस हाँ। पूरे का डेरिवेटिव करना है। इस पूरे का डेरिवेटिव कैसे करते हो आप? -1/d प्लस ए का होल स्क्वायर, ऐसे होता है ना। अच्छा ठीक है समझ में आ गया वही पार्ट मेरे को बचा था। इनमें जो क्वेश्चंस हैं इनसे प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो बुक के हैं। अभी मैं थोड़ा देर में अपलोड करूंगी आपका ये सब, आपको बुक दिखा दूंगी। अभी मैं अपलोड ही कर देती हूँ लगे हाथ, ताकि मैं आपको दिखा भी पाऊँ। दो तीन दिन में आप ओडी खुद खत्म कर लोगे। वो जमाने गए जब आप बीएससी में, वैसे भी सिलेबस कम है इसका जैम का। बीएससी में आप 6 महीने लगाते थे, अब 2-3 दिन में आराम से कर सकते हो। मैम हम्म। नेट में ओडी इस तक ही है या इससे भी ज्यादा है? नेट में तो काफी है, इसका डबल है। अच्छा और मैम बाद में जो वैसे मैम वी एक्स पढ़ा रहता था ना। क्या पढ़ा रहता था? बीएक्स? हाँ वो जैसा पढ़ा रहेगा ऐसे ही पढ़ा रहेगा। नहीं नहीं, बाय में मान लो ये आया -1/d प्लस ए का होल स्क्वायर, तो अब आपको इसका पीआई निकालना है जैसे आप अच्छा अच्छा निकालते थे। ठीक है। डी तो आपको हटाना है ना, हर हालत में उस डी को साफ करना है, साफ सफाई करनी है ना। मैम हम्म। मेरा आंसर आया बट बताओ आंसर। सही है कि नहीं क्या? C1 + C2x e⁻⁴ यहाँ तक तो सही है। प्लस e⁻x x sin x। यही आ रहा है आंसर, यस मैम। पीआई। मैम मेरा तो कुछ और है। आप एक्स बोलो ई ना। रेस टू साइन एक्स ये पार्ट तो आ गया माइनस आया था। जल्दी, मैंने कहा बोलूं? e की पावर x हम्म, 2 cos x माइनस e की पावर x sin x। -x sin x होना चाहिए। यस मैम sin x sin x होगा। ये सही आंसर है। चेक करो कहाँ गलती की आप लोगों ने। मैम दिखाना आंसर एक बार। मैम बाकी तो सही है बट मेरा -2 cos x आ रहा है। हाँ माइनस ही आएगा, ठीक बात, ठीक बात है। हाँ मैम। अब आपका तो मैंने कहा, यस मैम आपका ऐसे ही ये आया। सही आंसर है। एक साइन एक्स मतलब माइनस एक साइन एक्स हाँ हाँ मैम माइनस माइनस 2 आएगा। कॉस एक्स। देखा गलतियां कितनी हो रही हैं। एक तो और निर्मल्या का ठीक है। मैम सॉल्व कर। आपका क्या कहना था?
और हाँ, उससे पहले C1 C2 x वाला वो भी लग जाएगा e⁻x। ध्यानिश, आपकी क्या गलती आ रही है? मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैम। मैम मैंने e रेज़ टू x और x sin x ऐसे दो करके लिए, फिर जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो बताया उससे किया मैम। करना तो ऐसे ही है। मैम बाद में तो मुझे सेकंड फॉर्मूला का यूज मतलब कभी करना ही नहीं पड़ा। 2 बार करना पड़ेगा। अभी भी आंसर आया कि नहीं आया? डिस्कस कराऊं क्या? यस मैम। जैसे ये मेरे को है 1/d² माइनस 2d प्लस 1 x e⁻²। वैसे तो मैं एक काम कर लेती हूँ जो मुझे ज़्यादा इजी रहे, d-1 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं sin x। अब ये e की पावर x क्या करेगा? e की पावर x क्या करेगा? आगे आ जाएगा, यस मैम। उसको 1/d² बना देगा। यस मैम। 1/d² ऑफ x sin x। मैम मैंने तो डबल यहाँ से इंटीग्रेशन या तो इसका डबल इंटीग्रेशन किया है यहाँ से। कर सकते हो, डबल इंटीग्रेशन कर लो, क्या दिक्कत है? तो डी मेथड लगा लोगे आप, यस मैम। वहीं से चेक कर लेते हैं किसका क्या आ रहा है। x1 0 sin x, साइन का माइनस कॉस और इसका माइनस साइन, ये आ जाएगा -x प्लस माइनस प्लस, तो -x cos x प्लस साइन x। अब -x cos x का फिर से आप करोगे डी लगा के, साइन का तो माइनस कॉस हो ही जाना है, तो -x cos x का इंटीग्रेशन मुझे लगता है ये आएगा मैम -sin x माइनस cos x। एक सेकेंड में वेरीफाई कर लूँ। हाँ मैम, सही हो रहा है। और इसका माइनस cos x हो जाएगा, ये आएगा और ये माइनस cos x आ तो जाएगा। -2 cos x आ जाएगा। ओके मैम, मैंने मर्जी है माइनस आपकी। साइन नहीं लगाया इसलिए -x cos x में इंटीग्रेशन किया पर माइनस साइन नहीं लगाया। और इसलिए इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई, देख रहे हो? फिर प्रैक्टिस, एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट, सब चीज़ें चाहिए बॉडी में, लेकिन मार्क्स फ्री के मिलेंगे अगर ये सब चीज़ें आपके पास नहीं, तो फंसे रह जाओगे, गलत आंसर निकाल दो, अपना ही नुकसान कर दो। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप दूसरा तरीका भी लगा सकते थे जो आपको बोला गया था, पर वो भी मुश्किल ही पड़ता। जैसा भी आप करना चाहो, मतलब आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम पड़ेगा क्योंकि आपको इंटीग्रेशन करना आसान लगता है अब डी मेथड से, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कॉशीज ऑयलर्स इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसी है? इसमें कुछ खास है, ये P0 P1 और Pn तो एज इट इज़ हैं, लेकिन d के y के nth डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे x की पावर n, x की पावर n -1 और यहाँ पर x की पावर 0 ये भी है मल्टीप्लाइड। ठीक है, यानी जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव उतनी x की पावर मल्टीप्लाई होगी और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। तो इस स्पेशल टाइप की इक्वेशन को बोला जाता है कॉशीज ऑयलर इक्वेशन। इस स्पेशल टाइप की इक्वेशन के लिए एक स्पेशल टाइप के तरीके से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो सॉल्यूशन का मेथड क्या है? उस मेथड में हम क्या करते हैं, x को e की पावर z से रिप्लेस कर देते हैं। ये बड़ा ही समय लगा के ये सब चीज़ें निकाली गई हैं, ऐसा नहीं है कि झट से किसी ने सोच लिया x इज इक्वल टू e की पावर z रिप्लेस कर देते हैं। समय लगाया गया इन चीज़ों पर, कैसे क्या होगा ये सोचा गया, तो हम इस पे नतीजे पे आए कि x इज इक्वल टू e की पावर z रिप्लेस करने से ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली इक्वेशन बन जाएगी। मतलब काम सब कुछ वही करना है जो अब तक कर रहे थे, इसको हमें किस में चेंज करना है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली में सब्सटीट्यूशन लगा के। देखो कैसे करेंगे, ये वाला सब्सटीट्यूशन हम लगाएंगे। इस सब्सटीट्यूशन का मतलब है z इज इक्वल टू log x। अब अगर dy बाई डी की बात की जाए तो y एक z का फंक्शन है, y x का फंक्शन है और x z का फंक्शन है। एक सेकेंड, ठीक है, y को ऐसे देखेंगे ना, y ऑफ x को आप y ऑफ e की पावर z भी देख सकते हो। तो y एज अ फंक्शन ऑफ z देखो और z इज इक्वल टू log x है, तो z एज अ फंक्शन ऑफ x देखो। तो dy बाई डी क्या हो जाएगा, dy बाई डी जेड
dz by dx with respect to this substitution. तो dy by dx शुड इक्वल टू आ गया हमारा, यानी कि यहाँ से आप dz by dx की वैल्यू रख दोगे, सब्सटीट्यूट कर दोगे, क्या दिक्कत हो गई है? तो यहाँ से dz by dx की वैल्यू क्या आएगी? z इज अ फंक्शन ऑफ x देख चुके हैं हम, निकालो क्या आएगी। x आएगी ना, log x है। यहाँ से देखो dz by dx 1/x आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से निकालते हैं हम dy by dz की वैल्यू। dy by dz क्या निकल के आएगा? या x इंटू डी बाई डी एक्स। x इंटू dy by dx, ठीक है। अब ये ऑपरेटर को हम, इसको नया ऑपरेटर d नाम दे सकते हैं हम, यानी dy by dz को मैं क्या बोल सकती हूँ? नया ऑपरेटर होगा ना, क्योंकि सारा काम z में चेंज हो जाना है। देखो हमारे पास क्या था, एक y डबल डैश x टाइप की इक्वेशन थी, मतलब y था डिपेंडेंट वेरिएबल और x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को z में चेंज कर दिया, सारा काम z में ट्रांसफर हो गया। तो अब आपकी जो इक्वेशन है वो y एज अ फंक्शन ऑफ z है और x जा चुका है, z अंदर आ चुका है। तो dy by dz को आप नया ऑपरेटर d डैश बोल सकते हो। तो यहाँ d डैश ऑफ y किसके बराबर आ जाएगा? x, वो पुराना ऑपरेटर d x, यानी कि अगर मैं बोलूं, सॉरी y है यहाँ पे, y आएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं दोनों तरफ से कंपैरिजन करूं तो जो नया ऑपरेटर d डैश है वो xd ऑपरेटर की जगह लेगा। बात समझ में आई? यस मैम। जैसे कि हमारी इक्वेशन थी y डबल डैश प्लस वाई डैश प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो y डैश, मतलब हम इसको पहले कैसे लिखते थे? डी स्क्वायर प्लस डी डैश, सॉरी डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब जो d है, मतलब अब ये कॉशीज ऑयलर इक्वेशन वाली फॉर्म लिखती हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा और वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। ये बात समझ में आ गई ना? कॉशीज ऑयलर इक्वेशन लिख रही हूँ मैं, ओरिजिनल कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली नहीं, कॉशीज ऑयलर है मान लो हमारे पास ऐसी। तो अब आपके यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी प्लस 2, ठीक है, ठीक है ना। कॉशीज ऑयलर इक्वेशन ऐसी दे रखी होगी, मैंने जनरल फॉर्म अभी आपको बताई कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उतनी एक्स की पावर साथ में मल्टीप्लाइड रहती है। और इसी के अंदर हमने सब्सटीट्यूशन लगाया, पुट किया x को e की पावर z। इस सब्सटीट्यूशन लगाने के बाद हमें इन जनरल ये मिला कि d डैश ऑपरेटर xd ऑपरेटर की जगह लेता है। तो xd ऑपरेटर क्या बन जाएगा यहाँ पे नई इक्वेशन में? डी डैश। क्योंकि अब हमें सारी नई चीजें चाहिए, पुराने लोगों को साफ करो और नए लोगों को आने दो अंदर। जैसे बीजेपी ने पुराने लोगों को साइड में कर दिया, लाल कृष्ण आडवाणी को, और नए 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 जो नेता हैं वो लोग आ गए। तो यहाँ पे z क्या है? नया नया नेता है, इसको डाल दिया अंदर, इसके ऑपरेटर और इस सारी मतलब पूरी पार्टी लेके आ गया अपनी। तो अब जो पुरानी चीजें हैं एक्स डी वो नए में चेंज हो जाएगी, प्लस 2। अब जो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर है वो किस में चेंज होगा? सवाल ये उठता है। तो इसके लिए आप फर्दर सॉल्व करोगे, आप उतना सॉल्व कर सकते हो, मैं इतना डीप में नहीं जाने वाली हूँ। यहाँ से अब देखना डबल डेरिवेटिव आप कर सकते हो, कहाँ गया? इसमें दोनों साइड आपको क्या करना होगा? डेरिवेटिव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कर लोगे? यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा, x एज इट इज डी बाई डी एक्स का, फिर डी बाई डी एक्स एज इट इज x का, ठीक है। दूसरी साइड पे क्या होगा? डी वाई बाई डी जेड का डी बाई डी एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स, वो आप कर सकते हो।
ठीक है। Yes, आप ma'am. एक्स को इधर लाके भी कर सकते हो। समझ गया। ठीक है, इसको कर लेना, नहीं तो देख लेना, बाकी इसकी कोई ज़्यादा नीड नहीं है, करके देख सकते हो आप इसको। तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑपरेटर की जगह कौन लेगा यहाँ पे? डी डैश इंटू डी डैश माइनस वन, ये एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ऑपरेटर की जगह लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रिप्लेस करोगे, नया देख लेना। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह लेता है डी डैश माइनस वन। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम डी डैश लिखने की बजाय सीधे डी ही लिखेंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों को पता नहीं चलने देंगे कि हमारी पार्टी अंदर अंदर चेंज हो चुकी है, जैसे बीजेपी ने पता नहीं चलने दिया। ठीक है, तो डी डैश की बजाय आप अपनी कन्वीनियंस के लिए चाहे डी ही यूज कर लेना, डजेंट मैटर। तो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही करके दिखाती हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे एक लेते हैं, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स। इसके क्वेश्चन भी धड़ाधड़ एग्जाम में आते हैं। अभी मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दूंगी, सॉल्व करके देखना। अब मैंने क्या बताया था कि एक्स डी जहां जहां होगा उसको उसकी जगह क्या कर देंगे, डी डैश से रिप्लेस। जहां जहां एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर होगा हम क्या कर देंगे, डी डैश माइनस वन से रिप्लेस। ठीक है, तो कर लेते हैं काम। इसकी जगह क्या होगा, देखो वैसे तो ये क्या बना है, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर, मैं इसकी ओरिजिनल फॉर्म लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह नया ऑपरेटर डी डैश माइनस वन रखना है। और ध्यान से सुन लो, x की पावर n d की पावर n जहां भी होगा उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, d माइनस वन अप टू सो ऑन d माइनस n माइनस वन। ठीक है ना, इतना काम हमें करना होगा। एक्स क्यूब डी क्यूब आ जाएगा तो आप आराम से कर लोगे, डी माइनस वन डी माइनस टू। ठीक है, आवाज आ रही है ना मेरी? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे अब करते हैं रिप्लेस, डी डैश माइनस वन माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू। अब x की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूशन लगाया, सब्सटीट्यूशन पे भी हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमें x को पूरी तरह साफ करना है और z E को की पावर डिफरेंशिएट Z. करना है। x इज इक्वल टू e की पावर z है। ये आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, अगर मैं डायरेक्टली पी निकालने को बोल देती तो आप सोचते कि इसका पी निकालना कितना मुश्किल है, वन बाय एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर भी है। पर जब हमने सब्सटीट्यूशन लगाया, उस सब्सटीट्यूशन से ना सिर्फ ये कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट्स में चेंज होगा बट इसका सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। e की पावर टू जेड प्लस e की पावर माइनस टू जेड, ये हो जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। डी डैश की बजाय मैं डी ही लिख देती हूँ ताकि लिखना आसान हो, डी इंटू डी माइनस वन माइनस टू। तो कैसे लिखेंगे इसको, डी स्क्वायर माइनस डी माइनस टू इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर टू जेड प्लस ई की पावर माइनस टू जेड। अब इसका सोल्यूशन निकालना तो बहुत आसान है। तो डी की वैल्यूज मैं लिख देती हूँ, टू और माइनस वन आएंगी और पी आई निकल के आएगा हमारा वन बाय ई की पावर टू जेड यहाँ पे, वन बाय ई की पावर माइनस टू जेड यहाँ पे। ठीक है, अब टू की जगह देखो क्या है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा, केस ऑफ फेलियर बन रहा है, ये तो केस ऑफ फेलियर बन रहा है, कोई बात नहीं। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डेरिवेटिव कर देंगे, टू डी माइनस वन ई की पावर टू जेड प्लस, इधर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दे जाए, फोर प्लस टू सिक्स माइनस टू इज फोर ई की पावर माइनस टू जेड। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं हम, सी एफ प्लस पी आई लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है। अच्छा, टू टू जा फोर माइनस वन थ्री, थ्री आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको, किसी को कहीं डाउट? Yes, ma'am. अब Z की वैल्यू पुट कर देंगे। सी, हाँ सी सॉल्यूशन ही लिख देते हैं, e की टू एक्स नहीं, सॉरी z में काम चल रहा है, ध्यान रखना। सी वन ई की टू जेड प्लस सी टू ई की माइनस टू जेड प्लस, अब सी एफ लिखेंगे और यहाँ पे x नहीं आएगा, सॉरी z आएगा, सारा काम z में हो रहा है। z
बाय 3 ई की पावर 2z प्लस 1/4 ई की माइनस 2z। क्या अब आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस सब्सटीट्यूशन के हिसाब से? x में कन्वर्ट करो जल्दी से और मुझे आंसर बताओ। हमें सॉल्यूशन x में चाहिए, z में नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में z नहीं x गिवन था। तो मैम इसको क्या है? C1 एक्स स्क्वायर प्लस C2 बाई एक्स स्क्वायर। प्लस 1/3 x square into log x यस मैम। 1/3 log plus 1/4 into 1/x square. ये सॉल्यूशन। यस ठीक मैम। है, हाँ तो अब आप सॉल्व कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी मतलब कोई भी कर सकते हो ना। Yes, ma'am. ठीक है, एक क्वेश्चन करो, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल के बताना है। एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 3x डी प्लस 4y, अरे गड़बड़ हो गई, प्लस 13y इज इक्वल टू लॉग एक्स। निकालो। कॉशीज ऑयलर है ये इक्वेशन? Yes, ma'am. कॉशीज ऑयलर वाला मेथड लगेगा। और हमेशा लिख लिया करो अपनी कन्वीनियंस के लिए, वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू ई की पावर x एंड वी नो दैट z इज इक्वल टू लॉग x। इतना तो लिखो ही, उसके बाद जो शॉर्टकट लगाना है वो तो चलो d इंटू डी माइनस वन लगा ही लोगे, लेकिन ये ना लिखने से हम कई बार भूल जाते हैं कि हम z में काम कर रहे हैं, x में नहीं। तो कई ऐसा कर लिया करो कि d डैश लिख लिया करो, जैसा मतलब आपको याद रहे जिस चीज़ से। कई बार हमें z में सॉल्यूशन निकाल के आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने x में निकाल दिया, ये सोच के। क्वेश्चन लिख रही हूँ जैम का, नीचे जिसका हो जाए वो ट्राई करना। 2016 2 नंबर मिल जाएंगे आपको, नेगेटिव में कट जाएंगे जिसका आंसर गलत आया। करो, दोनों क्वेश्चन करना फिर।
मैम सेकंड में क्वेश्चन क्या है? y@2 निकालना है। y/2। ऑप्शन डाल देते हैं इसमें। दो मिनट में आती हूँ।
मेहनत 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 हाँ बोलो। पहले मैम क्वेश्चन में ऑप्शन भी आ रहे 8xd था ना? हाँ, पहले क्वेश्चन में तो 8xd था ना? पहला क्वेश्चन में x स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 8xd हाँ 8xd तो था। प्लस 13 हाँ गड़बड़ हो गई कहाँ? मैम, हम दूसरे में आंसर बी आ रहे, ऑप्शन बी। अच्छा, एक सेकंड में कंफर्म करती हूँ। ठीक है, बताओ किस किस का हो गया सेकंड क्वेश्चन। किस किस का हो गया? सॉल्यूशन क्या है सेकंड क्वेश्चन का? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बताओ मैंने। मैम कांस्टेंट पुट करने के बाद या कांस्टेंट के आगे? इसका y इक्वल C1 प्लस C2 log x C1 प्लस C2 log x प्लस 1/4 x स्क्वायर। प्लस 1/4 x स्क्वायर, ये आ रहा होगा। यस मैम, यही आ रहा है। तो बस 2 पुट कर दो इसके अंदर, ठीक है, हो जाएगा सबका। मैम ये मेरे से नहीं हुआ। ये कंडीशन नहीं पुट हो रही है, ये सॉल्यूशन नहीं निकला। अगर इससे पहले का बताना है तो बताओ, मैं पूरा फिर डिस्कस करूंगी, नहीं तो यहीं से। मैम सॉल्यूशन एक बार निकाल के दिखा दो ना। मैम मेरे से नहीं निकाला। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज क्या दिमाग में आई थी नमाजा? मैम इसको अगर ddx कर दे तो शायद कॉची ऑयलर इक्वेशन से। बन जाएगा, कुछ ऐसा ही हाँ लग रहा मैम। था ना? सही लग रहा है बिल्कुल। डेरिवेटिव कर देते हैं, जैसा इन्होंने दे रखा है हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एज इट इज dy बाई डी एक्स का d2y बाई डी एक्स टू प्लस dy बाई डी एक्स एक्स का 1 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, बस इतना ही आ रहा है, कुछ नहीं है। कोई गड़बड़ है क्या? एक्स एज इट इज उसका नहीं नहीं ठीक है। मैम x अब यहाँ पे मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली इक्वेशन है नहीं, अब क्या करें? यहाँ तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए था, तो चलो एक्स स्क्वायर बना के देख लेते हैं क्या बनता है। क्या एक्स से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या अब ये कॉशीज ऑयलर इक्वेशन है? तो बस अब क्या करना है हमें? डी माइनस 1 प्लस डी इज इक्वल टू 0। पहले तो मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेती हूँ, वो क्या आ जाएगी? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आ रही है। यस मैम। यहाँ से सॉल्यूशन क्या निकलेंगे? C1 प्लस सी टू जेड, जेड ध्यान रखना, ठीक है। C1 प्लस जी टू जेड, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स है, हमें पता है। C1 प्लस जी टू जेड ई रेज टू पावर 0 जेड, ठीक है। तो असली सॉल्यूशन आ गया C1 प्लस सी टू जेड इंटू 1, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया हमारा। मतलब चलो उसको बाद में चेंज कर लेंगे, पीआई निकाल लेते हैं पहले। पीआई निकलेगा 1 बाय डी स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को जेड की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ई की पावर 2 जेड। बहुत बढ़िया, ये तो 1/4 डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन ई की पावर 2 जेड आ जाएगा। अब कर लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन का काम। कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा C1 प्लस सी टू जेड, और वो जेड की टर्म्स में आ रहा है 1/4 ई की पावर 2 जेड। अब जेड पता है हमें लॉग एक्स होता है, C1 प्लस सी टू लॉग एक्स प्लस 1/4 ई की पावर जेड एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बन गया सॉल्यूशन कंप्लीट। अब इन्होंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं। वाई ऑफ, क्या आप कर लोगे आगे? वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। नहीं मैम, कंडीशन पुट करके दिखा दो। वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, वाई डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये दो कंडीशन है, ये सबको समझ में आ गई थी ये दो कंडीशंस। वाई डैश 1 दे रखा था ना वहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स एट 1 इज इक्वल टू 0, तो उसका मतलब है वाई डैश 1 इज इक्वल टू 0। तो चलो हमारा ये वाई आया है, तो एक बार मैं वाई डैश साथ के साथ निकाल लेती हूँ। वाई डैश का काम है तो निकाल लेते हैं। C1 प्लस सी टू लॉग एक्स का 1/x
प्लस 2x/4 या x/2 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो अब इन्होंने दे रखी है पहली कंडीशन y1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू 0। x को 1 पुट करना है तो ये आ जाएगा c1 प्लस c2 इंटू 0। C1 का तो 0 नहीं आएगा डेरिवेटिव। अच्छा सो नहीं, डेरिवेटिव का है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, तो मिटता ही नहीं है यार इसके बटन को। तो c1 प्लस c2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये 0 के बराबर है। तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा हमारा, c1 माइनस 1/4 के बराबर आ गया। और c2 निकाल लेंगे y' 1 इज इक्वल टू 0 करके, y'(1), y'(1) क्या है, इसमें आपको पुट करना है c2/1 प्लस x/2 यानी 1/2 इज इक्वल टू 1। तो c2 की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 1/2, यानी c2 आ गया 1/2। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में मैं डायरेक्ट जाके c1 की जगह पुट कर देती हूँ -1/4 और c2 की जगह 1/2। अब निकाल लो किस पे वैल्यू पूछी हुई, y2 पे, तो log 2 पुट कर देंगे हम, -1/4 प्लस log 2/2 प्लस 2 पे पूछी ना, 2 to 4/4 प्लस 1, तो 3/4 प्लस 1/2 ln2 प्लस क्यों आ रहा है मेरा, कौन सी गड़बड़ है। मैम y'1 तो 0 दे रखा, आपने 1 ले लिया, तो C2 की वैल्यू तो -1/2 आएगा। -1/2, ठीक है, c2 की वैल्यू -1/2, ठीक है, ठीक है, आ गया सबको समझ। हाँ मैम। और पहले वाला का आंसर क्या है? पहले वाले का आंसर बताती हूँ मैं मैम तुमको। बहुत बुरा आया। मेरे अभी बहुत बड़ा है यार, मैं बोलूँ? रुको मैं लिखती हूँ एक बार, ठीक है, आ गया पहले वाला क्वेश्चन ही, कहाँ गया, वही तो है। ये हाँ, यहाँ पे लिख देते हैं। ये आएगा आपका c1/x प्लस, कुछ ऐसे तरीके से लिखा हुआ है, x c2 cos log x प्लस c3 sin log x प्लस 5x प्लस 2/x log x। बताओ नहीं, ऐसा कुछ गड़बड़ है। ऐसा तो मेरे नहीं आया मेरा भी अभी नहीं आया। मैम। बहुत फर्क C3 है। कैसा आएगा? तो 2 डिग्री का इक्वेशन है। ये और क्वेश्चन का आंसर नहीं, वही आप लोगों ने कहा बड़ा, वही तो बात है मैम। बिना देखे आंसर लिख दिया किसी भी क्वेश्चन का। मैम 1% भी मैच नहीं आया। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही लूज हो जाता है कि मैंने इतना गलती कैसे कर दी, क्योंकि इसे ज्यादा टाइम लगा, मेरा टाइम लग रहा है ऑर्डिनरी में, क्योंकि पहले बार कर रहा हूँ ना, बहुत दिन पहले किया था। स्पीड अप तो करना ही होगा पर। मिला, अब मिला, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लिख दिया। x की -7/2 कुछ ऐसा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ। यस यस मैम। मैम। तो अच्छा, आगे इतनी मेहनत करके मैंने लिखा हो तो गलत निकला। x⁻⁻7/2 c1 cos, ओ ना, प्लस c2 sin √3/2 log x प्लस 1/169 13 log x -7। अच्छा अच्छा हमने, यस मैम यही हाँ हाँ आया। हाँ, मेरा एक्चुअली आया था 1/13 log x -7/169। अच्छा देखो, ऐसा कोई पीआई आ जाता अगर, एक मैं आपको देती हूँ, इसका सिर्फ पीआई निकालने की कोशिश करो। x² d²
प्लस 3d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू दे रखा है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको तो आप कर लोगे d डैश माइनस 1 प्लस 3 मैम वहाँ पे XD होना चाहिए था। एक्स डी आएगा, एक्स नहीं आया रूट आ गया यहाँ पे, तो हम इसको कॉची यूलर इक्वेशन नहीं बोल सकते थे, फिर हम वैसे नहीं सॉल्व कर पाते, ठीक है ना। वो तो एक्स ने हमें बचा लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3d डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन आप निकाल लोगे। पी आई की बात करें अगर, तो पी आई कैसे निकालेंगे, 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, d डैश लगा लो चाहे, इंटू 1/1 माइनस एक्स क्या होता है e की पावर z होल स्क्वायर। निकालना जरा इसका आंसर। मैम ये नहीं हो रहा है। अच्छा नीचे 2 है। रुको रुको मैम, नहीं, नहीं होगा तो मैंने कैसे कर दिया। हो जाएगा, वो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा बहुत सॉल्यूशन लंबा, कम थोड़ा नहीं। कम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। जैसे आप इसको 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर तो लिख लोगे। मैम सीरीज टाइप होगा। सी टाइप भी हो रहा है मेरा। ये कोई भी फंक्शन हो, मैंने आपको एक तरीका बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1/d माइनस ए क्या होता है, e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ e की माइनस ax इंटू एक्स डी एक्स। तो उसका यूज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये हो जाएगा 1/d प्लस 1, तो ऐसे इट इज रहेगा बेचारा, e की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, यानी पर माइनस जेड इंटीग्रेशन ऑफ e की z बाय 1 माइनस e की z का होल स्क्वायर डी जेड। ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, ये सेम में नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इंटीग्रेशन आएगा 1/1 माइनस e की z। आप करके देखोगे इसका इंटीग्रेशन, या नेगेटिव में आ जाएगा शायद, नहीं 1/1 माइनस e की z ही आएगा। मैम आप x की जगह 1/1 माइनस ई टू द पावर जेड होल स्क्वायर लिख रहे हो ना। इसका इंटीग्रेशन यही आ जाएगा ना, 1/1 माइनस e की z, क्योंकि मैंने क्या किया है 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइप का है ये। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 माइनस एक्स, मतलब माइनस 1/1 माइनस एक्स, ये
क्या नहीं, 1/1 - x ही होता है इसका इंटीग्रेशन सीधा, 1/1 - x। दूसरी बात का यूज़ किया और साथ में इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई है, इस वजह से ई की पावर जेड को टी पुट करोगे तो ऐसे ही देख लोगे सब्सटीट्यूशन मेथड से, तो ये आ जाएगा 1/1 - e की जेड, और साथ में ये ई की माइनस जेड मल्टीप्लाइड था उसको मल्टीप्लाई कर लो, और अभी भी 1/d+1 वाला काम बचा है, वो फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैम यहाँ मैम पर आपने डायरेक्टली हम एक्स की जगह 1 माइनस ई रेस्ट टू जेड ब्रैकेट स्क्वायर को अगर हम एक्सपांड करके फिर उसका डेरिवेटिव कर ले तो उसका डेरिवेटिव कर ले यहाँ पे, यस मैम। d² + 2d+1 लगा के, फिर वो दिक्कत आ जाएगी ना जो पहले हुई थी, जीरो हो जाएगा। नहीं बना मैम मैम जीरो। आंसर क्या है? 1 माइनस 6 टाइम्स ई रेस्ट टू जेड प्लस 7 टाइम्स ई रेस्ट टू 2z। यहाँ कुछ और ही आ रहा है आंसर लोगों में, कर नहीं सकते उस तरीके से, क्योंकि अगर उस तरीके से करते तो सीधे ही हो जाते क्वेश्चंस। आप क्या कह रहे हो मैं वाला? मैम आपने e⁴ x की जगह 1/1 माइनस e⁴z² पुट करके कैसे माइनस जेड लिख दिया, ये मेरे को समझ में नहीं आया। क्या किया मैंने, ये किया है, ये फंक्शन है, यस। इसके साथ ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं, e की पावर x, d माइनस ये है तो e की पावर x होता है, d+1 है तो e की पावर माइनस जेड में जाके अंदर मल्टीप्लाई होगा, सॉरी बाहर मल्टीप्लाई होगा e की माइनस जेड, और अंदर e की जेड मल्टीप्लाई होगा, और ये वाला फंक्शन एज इट इज यहाँ पे रखा अच्छा, होगा। बाकी छोड़ो इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे एग्जाम में, इतना दिमाग खराब हो गया मैम। लंबे क्वेश्चन है ये लंबा, अगर आ भी जाता है ऐसा क्वेश्चन तो इसमें करने में कोई फायदा नहीं, टाइम बहुत लग जाएगा इसमें। ठीक है, एक चीज़ और रह गई है, चलो उससे पहले क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, नई चीज़ करने से पहले। आपको जो क्वेश्चन दिए थे एक बार मैं वो निकाल लेती हूँ। कर लिए सबने ट्राई? यस मैम, आपने आंसर देखा? अभी देख लूँगी, मतलब मुझे क्वेश्चन का आइडिया तो मिले, आंसर देख के मैं करती गई, इसलिए मैं रैंडम देख ली थी, क्या हो गया? आपने ऐसा बोला था, मेरे को डर लग गया था मैम। मैंने मतलब बनाने के लिए तो बोला था। इतना स्ट्रिक्ट तो आप नहीं हो, तो फिर कैसे क्या हो गया देखते देखते। वो था मतलब, अगर इतने दिनों में स्ट्रिक्ट भी ना हो पाऊँ तो और नहीं हो पाओगे मैम, अगर पहले से होते तो अलग बात था। देखो ना, एक का मैं तो डीपी रिमूव कर दिया। इस सब लोग इतना परेशान कर देते हैं तो ओ मैंने ज्यादा परेशान करते हैं सब लोग को। यार
रहना चाहिए वैसे इन सब बातों के लिए। आपने डीपीआर मेरे तो बोलने ही भूल हो गया था। क्यों मेरे बोलते तो हो बोलने ही ऐसे? भूल हो गया, उन्होंने डीपी रिमूव कर दिया। क्यों बोलते हो ये सब बातें? क्यों करते हो? मैं ना हाँ, मैं तो एकता के पास क्षमा प्रार्थी हूँ। समापाती बंगाली में इसको क्षमा बोलते हैं, क्षमा। इतना गुस्सा इतना जवाब नहीं देंगे। क्वेश्चन करते हैं हम। कई बार आप लोग बोलते रहते तो सामने वाला होता ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि क्या पता स्क्रीन के पीछे कौन है और कौन वॉशरूम ब्रेक पे चला गया। मैम बट मैं तो हूँ। लेकिन वो तो मैम अच्छा सो गया, अभी उठ गया, सो गया था। एक बात बताता हूँ। एक्चुअली बंगाली में एक कहावत है। एक्चुअली जो होते हैं ना उसका समझ भी उस तरह होता है। जो क्लास में सोता रहता है उसी को लगता है कि ये बात सब लोग सो रहा है। नहीं तो वैसे मैं भी बोलती थी सो गए सो गए। नहीं तो मैम आप बताओ, उस दिन डिफरेंशियल इक्वेशन की क्लास में कौन सोया था? मैंने तो मैंने मैम तो मैम को सच में बोल भी दिया था ना। हाँ, कहानी पर क्या हुआ तुम था। सोते हो इसलिए तुमको लगता है सभी सोते हैं। वैसे एक एक बार तो सब लोग सोए होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक बार भी ना सोया हो आज तक क्लास में, इस क्लास में। नहीं सोया था मैम आज तक। समझ में नहीं आ रहा था वो अलग बात है, बट सोया नहीं हूँ मैं। अच्छा। पर है, अगर आप कहोगे यूनिवर्सिटी की क्लास में, हाँ उस वक्त में सोता है। मैम मैं एक बार सोया था। मैं पूछने वाली थी, नैरेश भी सो सकता है क्या? नहीं मैम, पर वही मैं एक बार। हाँ। मैम बहुत थकावट महसूस हो रही थी तभी। मैं 2 बजे की क्लास थी तब, तो कॉलेज से आकर अच्छा। बहुत नींद आ रही थी वैसे मुझे। अच्छा अच्छा। सबके साथ होता है। मैं तो बहुत 20-25 बार सोई हूँ ऑनलाइन क्लास में। डजेंट मैटर वो बोरिंग है कि इंटरेस्टिंग, मैं सोती जरूर थी। चलो, देखो इसका सॉल्यूशन तो कुछ ऐसा आया होगा आपका, टूटी टूटी फूटी। टू 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 टू। ये पूरे यस वर्ल्ड मैम, पे ऐसे ही है। ऐसा आया होगा, 1 पार्टी है ना। हाँ मैम। फिर आपने क्या निकाला? ये हमने पूछा हुआ था ऐसे मैम ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके कौन मैम सा कुछ आएगा? गड़बड़ आ रहे, ऐसे नहीं है मैम। मेरा भी ऐसे नहीं आया। कहाँ मैम से टू बाई आपका फाइव वन आ बाई रहा था। 2/5 आया था मैम? कैसे क्या हो गया देखते देखते। मैम वो डी स्क्वायर की जगह। अच्छा। अभी 2/5 आएगा ना यहाँ। क्या बात कर रहे ऐसे ही तो बोल रहा हूँ मैम, 2/5। हो? 5 आएगा। सॉरी 2/5। ऐसे ही तो बोल रहा हूँ मैम। कब से? हाँ तो मैंने गलती लिखा तो आपने बताया कब नहीं। से तो यही बोल रहा हूँ मैम। आप ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, गाने गा रहे हो आप, बोल कहाँ रहे हो? मैम निर्मला को एक आध मौका दे दो। मौका तो सबको दिया ही हुआ है मैंने, कोई गाता नहीं है, बस गला साफ कर लो, गा लो। ठीक है तो बस कर लो मल्टीप्लाई। अब देखो एक चीज और मैं यहाँ पे नई चीज बताती हूँ। मतलब जो ये आ जाएगा C1 e रेज टू माइनस 2t किसके साथ, एक सेकंड, माइनस टी है ना, माइनस टी। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क्स कैसे फ्री में दे रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। e की माइनस टी यहाँ से मल्टीप्लाई, e की माइनस टी यहाँ पे मल्टीप्लाई। आप देखोगे कि e की माइनस टी इंटू कॉस 2t, आपको पता है क्या होगी रिजल्ट? बाउंडेड इंटू जीरो। बाउंडेड इंटू जीरो, तो जीरो हो जाएगी, जीरो इंटू बाउंडेड, तो आप जानते ही होइए। अच्छा, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है e की पावर x, e की पावर माइनस x इंटू इस टाइप के फंक्शन जो इन्फिनिटी पे जीरो हो जाते हैं, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है डीके ऑसिलेटिंग। डीके ऑसिलेटिंग e की पावर x टाइप के फंक्शंस को, यानी इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, नहीं सॉरी सॉरी, साइन x cos x वाले फंक्शंस को बोला जाता है ऑसिलेटिंग फंक्शंस। ऑसिलेटिंग क्यों बोला जाता है? जैसे साइन x cos x का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो ये इनफाइनाइटली मेनी जीरोस वाले फंक्शंस होते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी जीरोस वाले ऐसे फंक्शंस को
ऑसिलेटिंग फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि बार बार ऑसिलेट करके वो बार बार एक्स एक्सिस को कट करते हैं। तो मैं बस आपको नाम बताना चाहती हूँ, इनका नाम होता है ऑसिलेटिंग फंक्शंस, कहीं आपके एग्जाम में अगर आ गया तो। और e की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2t, जैसे इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ये इन्फिनिटी पे जीरो हो जाते हैं। इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कुछ इस टाइप का हो सकता है। आपने ऐसी देखी होंगी मूवीज में, ऐसी वेव्स होंगी कुछ, ठीक है, यहाँ पे बढ़ती हुई जा रही होंगी और माइनस इंफिनिटी पे क्या हो रही होंगी, बढ़ के माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रही होंगी। और डरावना सा ग्राफ बन गया, समझ गए आप लोग? ये तो स्नेक बन गया। e की पावर माइनस टी कॉस टी या e की पावर माइनस टी साइन टी, इनके ग्राफ्स इस तरीके के होते हैं। मैम लेकिन आपको क्या बोल रहा है इसका डीके ऑसिलेटिंग? इनका नाम है डीके ऑसिलेटिंग। डीके ऑसिलेटिंग क्यों? डीके का मतलब खत्म होना, पढ़ाई होगा बचपन में। डीके का मतलब होता है खत्म होना। इन्फिनिटी पे जाके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं ना, एकदम जीरो नल ऐसे हो जाते हैं, मिल जाते हैं जाके एक्स एक्सिस में। तो इसलिए इनको डीके और ऑसिलेटिंग क्यों, ऑसिलेट करते हुए जाते हैं और डीके हो जाते हैं, इसलिए इनको डीके ऑसिलेटिंग बोला जाता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी साइन कॉस को, जो वेव्स वाले फंक्शन होते हैं, उनको ऑसिलेटिंग फंक्शन बोला जाता है। अच्छा, समझ गए। ठीक है, बस ये नाम आपको याद रखने हैं। और हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आपने क्या यस मैम। क्या आंसर सी आएगा? डी, एक बार देख लेता हूँ। सी डी, ठीक है बिल्कुल। यस ये मैम, सी एंड डी। एक्चुअली हुआ क्या था इसमें मैम, डी स्क्वायर प्लस 2k प्लस एल मैम, तो इक्वल टू जीरो, होमोजीनियस इक्वेशन है, सीधा सीधा बात है, सीएम निकालना है पहली बार। तो मैम इसका अगर वो कर दे तो इसका जो रूट आएगा वो आएगा -2k प्लस माइनस रूट ओवर 2k स्क्वायर, हाँ मतलब 4k स्क्वायर माइनस 4l बाई 2। तो इसको मैम एक बार सहज करके -k प्लस माइनस रूट ओवर k स्क्वायर माइनस l कर लो। मैम देखो इस पर बोल रखा है कि x टेंस टू इन्फिनिटी पे वो जीरो देना चाहिए, मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा C1 e टू द पावर -k, एक बार लिखो, प्लस, ऐसे नहीं, सी ई की पावर माइनस के तो बाहर रहेगा। क्यों बाहर रहेगा, मैम इसका तो वो दो बात अलग अलग नहीं, सॉल्यूशन है। हाँ मैम केस बनाना पड़ेगा, मतलब केस, हाँ। लेकिन आपको कौन सा केस चाहिए, बात ये होती है। अलग अलग वाला केस चाहिए। एक तो आ जाएगा इसके, ये के स्क्वायर माइनस एल जब लेस देन जीरो होगा तो ये कॉस साइन में कन्वर्ट होंगे। तो मतलब इस तरीके का कुछ होगा, ई की माइनस के एक्स और कॉस के स्क्वायर माइनस एल प्लस आइटा साइन के स्क्वायर माइनस एल। इस केस में क्या इन्फिनिटी पे जीरो पे जाएगा? आप कहोगे जाएगा, क्योंकि ये बाउंडेड हो जाएगा अंदर वाला और ये जीरो पे जाएगा इन्फिनिटी पे। तो बाउंडेड इनटू, मतलब प्रोवाइडेड के इज ग्रेटर देन जीरो, के हर केस में ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए, तभी तो e की माइनस के एक्स में ये माइनस के लेस देन जीरो होगा। और जब ये माइनस के लेस देन जीरो होगा तभी तो इस टाइप के फंक्शन आएंगे, e की माइनस एक्स, e की माइनस 2x, मतलब e की नेगेटिव पावर वाला फंक्शन, जो कि इन्फिनिटी पे आप देखते हो कहाँ पे जाता है, जीरो पे। तो आपको यही चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ मैम, पर इस वाले से ना कुछ नहीं, मतलब कुछ, मतलब वो नहीं आएगा इसका, वो आंसर में नहीं आएगा। नहीं आंसर में आएगा क्यों नहीं, सी ऑप्शन आ तो रहा है आंसर में। देखो दोनों केसेस आप डिस्कस करोगे, या तो आपका जो रूट आया है वो ये आया माइनस के प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल, यही आए हैं। अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं। केस नंबर 1, के स्क्वायर माइनस एल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है, और के स्क्वायर माइनस एल लेस देन इक्वल टू जीरो। या तीन केसेस बना सकते हो आप, के स्क्वायर माइनस एल इक्वल टू जीरो। अब बताओ, अब के स्क्वायर माइनस एल अगर इक्वल टू जीरो हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बस के पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से मेन कंडीशन के पॉजिटिव तो रहेगी ही, के इज ग्रेटर देन जीरो। क्योंकि कल मैंने इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन कराया था 1-2 दिन पहले, उसमें कहा गया था कि सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं। हमारी मेन इक्वेशन थी ये, डी स्क्वायर प्लस 2k प्लस 2,
तो सम ऑफ रूट्स जो भी आएंगे माइनस सी राइट हुए थे। चाहे वो इमेजिनरी में आए या उसमें आए, मैं अभी केस डिस्कस कराऊंगी, एग्जांपल लेके भी बताऊंगी। तो सम ऑफ रूट्स -2 के आता है और -2 के शुड बी लेस देन 0, और वहां से हमारा निकलता है कि के शुड बी पॉजिटिव दोनों केसेस के अंदर। दूसरी बात ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आती है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें खैर केसेस बनेंगे, उसमें हम बाद में बात करते हैं, बट के ग्रेटर देन 0 सब पे लेके चलो। तो के स्क्वायर माइनस एल अगर पॉजिटिव है तो इस केस में आपके रूट्स बन रहे थे -k प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल। तो इस केस में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि मतलब ये जो कंप्लीट टर्म है ये लेस देन 0 आनी चाहिए, मतलब -k प्लस माइनस के स्क्वायर माइनस एल, ये लेस देन 0 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पता है? एग्जाम्पल के तौर पे डी स्क्वायर माइनस डी प्लस 1, मान लो इस टाइप का कुछ है, सॉरी, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6, इसके रूट्स क्या आते हैं? डी की वैल्यूज क्या क्या आती है? एक तो 2 आ जाती है और एक -3 आती है, ठीक है, 2 वाली दिक्कत करेगी यहाँ पे। मैं आपको ऐसा ही केस बता देती हूँ। अब इसमें कौन सी दो वैल्यूज आती हैं? d इज इक्वल टू -1 ये वैल्यूज आती हैं। अब इसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन आपके बनते हैं c1 प्लस c2x e रेज टू -x। क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? मतलब गिवन जो कंडीशन दे रखी है कि लिमिट इंफिनिटी पे yx की 0 को जानी चाहिए, क्या सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल करेगा। आप कहोगे कि ये 0 को जा रहा है इन्फिनिटी पे और ये डोमिनेटिंग है तो ये x के साथ, मतलब ये कंप्लीट 0 पे जाएगा, जाएगा ना? रियल एनालिसिस में लिमिट निकालनी आती है आपको इसकी। तो इस टाइप का केस हो सकता है। तो यानी कि ये जो कंप्लीट टर्म है, इस केस में जो भी आपके रूट्स आए, जो रूट्स थे, ये जो दोनों रूट्स आए नेगेटिव हैं, तो अगर दोनों रियल का केस चलेगा ना, इसके अंदर रियल रूट्स वाला, इसके अंदर इमेजिनरी वाला चलेगा, इसके अंदर रियल प्लस इक्वल वाला चलेगा। तो रियल रूट्स आ रहे हैं तो ये भी लेस देन 0 होना चाहिए। आई थिंक यहाँ से बात बन जाएगी। तो अंडर रूट के स्क्वायर माइनस एल प्लस माइनस ये होना चाहिए लेस देन -k, सॉरी लेस देन के उधर चला जाएगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करें हम तो के स्क्वायर माइनस एल शुड बी लेस देन के स्क्वायर। मतलब यहाँ से निकल के आएगा कि माइनस एल विल बी लेस देन 0, मतलब एल विल बी ग्रेटर देन 0। क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ मैम, पर मैंने हाँ मैं बताती हूँ, बहुत सारे एग्जांपल लेके भी करेंगे, मैं और भी तरीके बताऊंगी आपको इसको। ठीक है ठीक है। के ग्रेटर देन 0 का जो भी केस चल रहा है उसके अंदर दो बातें निकल के आई। एक बात तो ये निकल के आई, सॉरी हाँ, के ग्रेटर देन 0 का तो यूनिवर्सल है, ये तो ट्रूथ होना ही चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो, इसके बिना तो काम चल ही नहीं सकता। -k शुड बी लेस देन 0 हम जानते हैं, जब तक ये -k लेस देन 0 नहीं होगा तब तक हमारा e की नेगेटिव पावर में कुछ नहीं आएगा, और वो e की नेगेटिव पावर आएगा तभी 0 की तरफ लेके जाएगा सोल्यूशन को। तो k ग्रेटर देन 0 होगा तभी ये काम हो पाएगा। फिर हमने 3 केसेस डिस्कस किए, उन 3 केसेस में हमारा चल रहा है अगर k स्क्वायर माइनस एल पॉजिटिव आ जाए, यानी इस केस में सारे रियल सोल्यूशन आएंगे, डिस्टिंक्ट आएंगे। अगर k स्क्वायर माइनस एल पॉजिटिव है तो यहाँ से l पॉजिटिव आना चाहिए। तो 3 बातें निकल के आई सामने। हम k ग्रेटर देन 0 के अंदर काम कर रहे थे, उसके अंदर हमने k स्क्वायर माइनस एल ग्रेटर देन 0 देखा, और निकल के जो रिस्ट्रिक्शन आई वो आई l ग्रेटर देन 0। तो ये 3 बातें मिलके सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगी, डी ऑप्शन को। मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, डी ऑप्शन को करेक्ट कर रही हैं। कहाँ पे लगा रखा है? भारी भरकम हो रही है चीजें। कुछ तो बोलो। दो बाबू मोसाई है ना, तो समझ में नहीं आ रहा है कौन बाबू मोसाई। यार मैं और क्वेश्चन डिस्कस करा
चाहती हूँ, और जब एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने ये जो 3 बातें निकाली, चाहे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में ना आए, मैम ये 3 इसमें बातें निकाली। इसको घर में करूंगा, बाकी 2 केस। बाकी 2 केस आप ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप बाकी 2 केस हाँ, ट्राई करना तो करो। चाहिए मैम। मैं इसमें आपको हिंट देती हूँ, इसको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, ये तरीका मत अपनाओ। जो आप तरीका अपनाओ वो एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया चीज होती है। मुझे लगता है निर्मला आपने एग्जाम्पल से सॉल्व किया था। एक्चुअली मैम मैंने ना वो पहले तो रूट निकाला, और उससे ना मैंने आइडिया किया कि इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन वो सेटिस्फाई करेगा, जिससे वो वाला ऑप्शन होगा मैम। मैम मैंने हर एक ऑप्शन चेक करके किया, हाँ सी। मतलब हर एक ऑप्शन चेक करके किया, उसमें केसेस ले लेके चलिए, एग्जाम्पल लिए हर एक ऑप्शन के यस मैम। हिसाब से। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा किया। तो अलग अलग तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, लेकिन आपका आंसर सही आ रहा था। किस किस का सही आ रहा था? सी एंड डी आया था मेरा। सी एंड डी आया था। हाँ ठीक है, सी एंड डी आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने चलो जनरल तरीका बता दिया। मैंने कहा कि ऐसे केसेस लेके चलो, जैसे ज्ञानेश आपने किया, बिल्कुल करेक्ट तरीका है। ए ऑप्शन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप मानो, जैसे 3k² प्लस एल लेस देन 0 एंड k ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा दे रखा है। इसको मानो, k को ऐसा मानो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, एल को ऐसा मानो जो इन दोनों कंडीशन, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, और फिर अपनी इक्वेशन d² प्लस वो जो भी है उसमें पुट करके देख लो, खत्म बात। हर एक ऑप्शन ऐसे चेक करो। बाकी आपको और छोटा करना है क्वेश्चन, तो एक बात बताऊं, ऑप्शन ए और बी तो यूजलेस है। वो जो भी कंडीशंस देंगे, ध्यान से सुनना, वो जो भी कंडीशन देंगे उनका कोई मीनिंग नहीं निकल के आएगा ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो ये डी वाला फॉर्मूला होता है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाला, यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। वंस आपने ये फॉर्मूला लिख लिया डिस्क्रिमिनेंट का, आपको पता चलेगा कि k² माइनस एल पे कंडीशन लगेंगी और k पे कंडीशन लगेंगी। वहाँ 3k² प्लस एल पे कंडीशन लगा रखी है फर्स्ट ऑप्शन में, तो वो यूजलेस है कंडीशन। फिर बी ऑप्शन में k² प्लस एल पे लगा रखी है, चलो उसको भी चेक कर लेना, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल चेक करने लायक है ही नहीं। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया इधर से लिया और थोड़ा एग्जाम्पल से किया तो आप कर सकते हो, और बाकी ये केसेस ट्राई करके देख सकते हो आप। इमेजिनरी के केस में k² माइनस एल लेस देन 0 लेके चलेंगे, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कर सकते हो। इसमें आगे फर्दर सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। यस मैम। k² माइनस एल लेस देन 0 होगा, तो इस केस में थोड़ा सा मैं आपको लाइट डालती हूँ और आपको एक बात बताती हूँ कि मान लो ऐसा केस आ गया d² प्लस 4, कौन से रूट्स निकालूं, जैसे 1 प्लस माइनस आएगा, ये किस इक्वेशन के रूट्स निकल आए, -1 प्लस माइनस आएगा। हाँ, d² प्लस 2d प्लस 2, मान लो ये इक्वेशन ले ली मैंने, वो इस एग्जाम्पल इसको सेटिस्फाई कर देगी। d² प्लस 2d प्लस 2, इसमें जो डिस्क्रिमिनेंट आपका निकलेगा वो निकलेगा, देखो k पॉजिटिव आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, आप कहोगे मतलब ये 2k है, तो हमारा k क्या बन रहा है इस केस में, k इज इक्वल टू 1 बन रहा है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्क्रिमिनेंट बनेगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4 इंटू 2, यानी 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आ जाएंगे आपके रूट्स, -1 प्लस माइनस आएगा, ये निकलेंगे रूट्स। तो इस रूट्स के हिसाब से एक बार सॉल्यूशन निकालो, आपके सामने सारी पिक्चर आ जाएगी। इस रूट का सॉल्यूशन क्या होगा, e के पावर -x cos x प्लस sin x, कांस्टेंट लगा लो अपने a और b। क्या ये इन्फिनिटी पे 0 की तरफ जा रहे हैं सॉल्यूशन? यस मैम। तो इस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर इस केस में आए तो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि L शुड बी पॉजिटिव, वो हमने निकाली। पर इस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, k² माइनस एल लेस देन 0 का केस लोगे, आपको पता है कॉस साइन में आना है, और प्लस आपने k पॉजिटिव ले ही रखा है, तो उसके साथ डी के ऑसिलेटिंग सॉल्यूशंस बनने हैं। ये जो e की पावर x है, e की पावर -x cos x sin x, ये मल्टीप्लाई होना है, ये डी के ऑसिलेटिंग सॉल्यूशन तो बनने ही बनने हैं। और हमें पता है इन्फिनिटी पे 0 की तरफ भागते हैं, अभी हमने देखा था वो डी के ऑसिलेटिंग वाली बात में। तो ये वाला केस बढ़िया हो गया। अगर k² माइनस एल इज इक्वल टू 0 हो जाए तब क्या होगा, बात ये बचती।
तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, के स्क्वायर माइनस एल इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। तो हमारा सॉल्यूशंस जो बचेंगे वो सॉल्यूशन आ जाएंगे माइनस के बाई टू और माइनस के बाई टू, है ना, यही दोनों आ जाएंगे, क्योंकि नीचे यहाँ पे 2 था ना। तो डी की वैल्यूज निकल आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उस केस में। मतलब ये केस भी फ्री है, ये केस भी फ्री है, लेकिन जब हमने फर्स्ट केस लिया ना तो उस पर थोड़ी सी कंडीशन आई, वो मैंने आपको निकाल के दिखा दी। तो ये दोनों जो रियल और इमेजिनरी, ये जो बाकी के 2 केसेस हैं, ये ट्रू करेंगे सी ऑप्शन, और जो पहला केस है वो ट्रू कर रहा है हमारा डी ऑप्शन। बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। ये हमने दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। हाँ, दोनों हाँ क्वेश्चन दोनों ही डिस्कस हो कर गया। लिए। अरे बाप रे, बीच में इतना गैप छूट गया। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अब मैं एक चीज बताती हूँ आपको, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चंस। ये बहुत ही आसान है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। अभी आप मैम यही लास्ट टॉपिक है ना? वैसे एक टॉपिक और रह गया आपका, पिकार्ड यूनिकनेस एंड एक्जिस्टेंस थ्योरम। पर उसमें ना लगेंगे 15-20 मिनट। अभी कितना टाइम हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मुझे मैम 15 में छोड़ देना। तो 15 पे हाँ बाप रे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो कराने दो। क्यों, कहीं कोई रेल छूट रही है क्या? पढ़ते ही तो रहते हो, सोना है? नहीं नहीं मैम, एक्चुअली हमारे इधर खाना बहुत मतलब जल्दी खाना खा लेते हैं सब लोग। तो मैं मम्मी तो मुझे हरदम तरा देता है, पीछे लग रहते हैं, खा लो खा लो। खा लो ना, खा लो, क्लास के साथ खा लो, लेट ये मत करो। कैसे होगा मैम? वो बोलो ना क्या है, तुम तो खाते हो क्लास के वक्त, तो खा लो, क्या दिक्कत है? वो तो ड्राई फूड होता है। अच्छा, ड्राई फ्रूट खाते हो आप? शाबाश। अच्छा चलो बातें मत करो, जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के बाद और क्या क्या है मैम? और एक टॉपिक बचा है छोटा सा, तो वो टॉपिक तो मैं आपको उसके साथ करा दूंगी। वो मैम ग्रुप थ्योरी का साथ करा देना। ग्रुप थ्योरी के साथ करा दूंगी। कल थोड़ी सी 3 घंटे की क्लास लेंगे, कल करा ठीक है दूंगी। मैम। 6 बजे क्लास ले लूँ तो आप थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि 7 बजे बहुत लेट हो जाता है, फिर मुझे इतनी नींद आने लगती है, मैं बोलना भी मुश्किल हो जाता है मुझे। कल एग्जाम नहीं देना है ग्रुप का? एग्जाम दो, 3 बजे दो। चलो उसको बाद में हाँ हाँ डिसाइड करते हाँ। हैं। ये देखो, देखो ये इक्वेशन इस टाइप की दे रखी होगी। अब हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर क्यों यूज करेंगे? या तो हमसे एग्जाम में बोला जाएगा कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाओ और सॉल्यूशन निकालो, या हमसे इतना मुश्किल यहाँ पे फंक्शन दिया होगा कि हमें इसको सॉल्व करना नहीं आता होगा अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीकों से जो हम करते आए हैं। ठीक है, इस वेरिएशन ऑफ पैरामीटर निकालने के लिए हमारे पास 2 बातें होनी चाहिए, y1 और y2, 2 सॉल्यूशंस होने चाहिए। ये दोनों क्या होते हैं? एलआई सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब इसके एलआई सॉल्यूशंस आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए, होमोजेनस पार्ट के। होमोजेनस पार्ट के ये सॉल्यूशंस आपके पास गिवन हो, तो फिर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगा के कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड y1 आउट और करने y2 गिवन होगा। गिवन, देखो गिवन नहीं होंगे तो आप निकाल लोगे, क्योंकि ऐसा कुछ दे रखा होगा इजी सा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सी मैम स्क्वायर वाई बाई कांस्टेंट डी। कोफिशिएंट हो तो निकल देंगे, लेकिन हाँ, और इतना मुश्किल थोड़ी देंगे। भरोसा रखो, आपको एग्जामिनर पे भरोसा रखो। तो भाई क्या हो गया, इसका बटन खराब हो गया क्या, इरेजर वाला? हाँ देखो, तो आपको पता है कि नहीं, आपको कुछ नहीं पता, चलो मैं आपको बताती हूँ कंप्लीट सॉल्यूशन। 2 स्टेप का काम है, कुछ नहीं। स्टेप 1 तो मैंने आपको बता दिया। स्टेप 1 में क्या होगा, आपको y1 और y2 या तो निकालने होंगे या गिवन होंगे, दोनों में से एक काम हो जाएगा। चलो, अब CF आप जानते हो क्या होता है? CF को आप ऐसे लिखते हो, y इज इक्वल टू C1y1 प्लस C2y2, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। चलो बढ़िया है। अब आपको पता होना चाहिए रॉन्स्कियन, क्योंकि y1 y2 हमें रॉन्स्कियन के लिए भी चाहिए और आगे एक और चीज़ है उस काम के लिए भी चाहिए। तो रॉन्स्कियन आपको पता होना चाहिए, वो आप निकाल लोगे। y1 y2 रख के, y1 डैश y2 डैश रख के, यहाँ पे आपका रॉन्स्कियन निकल जाएगा। ठीक है, ये स्टेप 2 में आप इतना काम कर लोगे। स्टेप 3 में आप क्या कर रहे होगे? बस 3 ही स्टेप का काम है।
स्टेप 3 में आप क्या करोगे, सॉल्यूशन निकालोगे, अपना एक्चुअल सॉल्यूशन लिख दोगे। आपका एक्चुअल सॉल्यूशन होता है u(y1 + v(y2 = 0)। अब यहाँ पे u क्या है, u और v आपको फाइंड आउट करना है, और बहुत ही सिंपल सा इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना अपना, क्योंकि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात कर रही हूँ। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन y2 r/w dx। y2 कौन सा था, दूसरा li सॉल्यूशन। r क्या था, r देखो यहाँ पे, r ये था जो इधर हमारा पड़ा था इस साइड, एक्स्ट्रा फंक्शन नॉन होमोजेनस वाला, डिवाइडेड बाय w यानी रॉल्सकियन। और v की वैल्यू क्या होती है, y1 r/w dx। सिंपल, u और v ऐसे निकल जाएंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसका, और यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जरूर ऐड कर लेना, c1 और c2, ठीक है। पहले वाले के साथ माइनस लग रहा है, दूसरे वाले के साथ नहीं लग रहा। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के तौर पे पहला एग्जांपल, बाकी मैं क्वेश्चन जो है आप प्रीवियस ईयर से ट्राई कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। +4y = tan 2x, ठीक है। अब टेंजेंट 2x के बारे में हमें जानकारी नहीं है ज़्यादा, तो हम या तो हमसे बोला जाए कि हम वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाएं, या हमें जानकारी नहीं है तो फिर हम सीधे लगा ही लेंगे। बाकी इस तरीके को थोड़ा सा अवॉइड करना, कई बार इंटीग्रेशन मुश्किल हो जाता है तो ये तरीका नहीं लग पाता। तो एग्ज़ाम में जितना इजीली आप क्वेश्चन कर सको उतने इजी मेथड लगाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे देखो, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाएंगे तो हमें पता है ये फंक्शन हमारा r है, और यहाँ पे y1 और y2 क्या आएंगे, जल्दी से बता दो मुझे। लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस जो होते हैं वो क्या निकल के आएंगे, और फिर उनका रॉल्सकियन भी मैं निकाल दूंगी, जल्दी बोलो। C1 cos 2x और sin 2x। ठीक है, बस ये सॉल्यूशंस ही पता करने थे। तो cos 2x यहाँ रखो, sin 2x रखो, रॉल्सकियन निकाल दो, -2 sin 2x 2 cos 2x, ये आ जाएगा रॉल्सकियन आपका 2 निकल के। तो रॉल्सकियन की वैल्यू आ गई 2, अच्छी बात है, कांस्टेंट आ गई क्वेश्चन बस। r निकल गया, w निकल गया, y1 निकल गया, y2 निकल गया। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको पता है क्या होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, c1 y1 प्लस u(y1 + v(y2)। तो निकाल देते हैं u और v की वैल्यू। u क्या है, -y2 r/w, और v है हमारा y1 r/w। तो बस कर देते हैं काम। u की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, माइनस, अब y2 क्या था, y2 था sin 2x, r क्या था, r था हमारा tan 2x, दिखाऊं, देखो tan 2x था r, डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि w2 था, और v क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x tan 2x डिवाइडेड बाय 2। बस अब इनको सॉल्व करना है इंटीग्रेशंस को। u आ जाएगा -sin² 2x डिवाइडेड बाय 2 cos 2x, v आ जाएगा, वैसे इसको बाहर ही ले सकते हैं, ये क्या आ जाएगा, sin 2x/2। इसका इंटीग्रेशन करना तो बहुत ही ईजी है। v का वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4, और sin 2x का इंटीग्रेशन -cos 2x/2, है ना। और यहाँ से u की वैल्यू क्या निकल के आएगी, देखो sin² 2x को 1 - cos² 2x लिख सकते हैं ना, बस सॉल्व कर दो इसे लिख के, y 2x cos 2x, तो ये आ जाएगा -1/2 dx। क्या आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करके, 1/cos 2x यानी secant 2x -cos 2x, ठीक है ना। इंटीग्रेशन dx -1/2 u, निकालो u की वैल्यू क्या आ रही है,
secant 2x plus tangent 2x divided by coefficient minus sin 2x divided by coefficient। ये u आ गया आपका निकल के, प्लस c1 हो जाएगा इसके साथ कुछ, और b क्या निकल के आएगा यहाँ से, -1/8 cos 2x का क्या हो जाएगा, सॉरी 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 b तो निकल ही गया था, c2। अब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बनेगा, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटर काम है, u/1 प्लस v/2। अब u क्या है, ये है, इसको मैं पूरा ही लिख देती हूँ, -1/4 log secant 2x प्लस tan 2x माइनस माइनस प्लस 1/4 sin 2x प्लस, अच्छा c1 y1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, y1 हमारा क्या था cos 2x, यस मैम। y1 हमारा cos 2x था। अच्छा b/2, b यहाँ पे क्या है -1/8 cos 2x प्लस c2, -1/8 cos 2x प्लस c2 इंटू y2 फंक्शन यानी कि sin 2x फंक्शन। इसको थोड़ा सा सॉल्व करो क्योंकि कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए मैं इसको पूरा लिख रही हूँ। तो -1/8 cos 2x कट रहा है ये किसी से, नहीं ये तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, -1/8 cos 2x sin 2x प्लस 1/8 cos 2x sin x। उधर 1/8 होता तो हो जाता। नहीं 8 ही आना था यहाँ पे, कैसे हो गया ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। Tell me। हाँ यहीं पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वो आ रहा है, sin 2x/2 ठीक था, माइनस cos 2x/2। हाँ ठीक है, एक्स्ट्रा 2 लिखा हुआ है ना, ये तो हमारा आ गया था sin 2x हाँ जो मैम, है एक लिमिट 2 में आपने एक्स्ट्रा लिख एक्स्ट्रा दिया। 2, तो ये -1/4 आया, ये -1/4 है। तो बस ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं फाइनल सोल्यूशन लिख देती हूँ, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। देखो सॉल्यूशन उसी शक्ल में आएगा जैसे अभी तक आप पढ़ते हैं, कुछ नई चीज नहीं है, तरीका अलग है बस निकालने का। -cos 2x/4 log, ये -cos 2x/4 इससे मल्टीप्लाई होगा, secant x प्लस टेंजेंट 2x, secant 2x आएगा, secant 2x प्लस, अच्छा ये वाला पोर्शन क्या बन रहा है, ये CF बन रहा है, और ये ये PI। वाला पोर्शन हो गया ये PI बन रहा है, जैसे हमने करते थे वैसे ही कर लिया इसको। तो यही तरीका है, बस फॉर्मूला लगाना है इनका। ठीक है, मैं एक आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसको ट्राई करके आंसर बताना थोड़ी देर में। हमारे सिलेबस में भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। अच्छा चलो बढ़िया है तो, ठीक है मेरी तरफ से आप फ्री हो, आप लोग बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया, उसको तो मैं चलते फिरते बता दूंगी। निर्मली अपने आंसर भेजो, फिर मैं बताती हूँ जो आपके आ रहे क्वेश्चन। वो मैम उसमें ना 2 क्वेश्चन मेरे से नहीं बना। निकाल के लेके आओ फिर, टेंशन मत लो। वो तब दिया उसको क्या देंगे। आपको मैम वो भी भेजा था मैम, बोल दूं क्या, बोल दूं क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत सारे बोलोगे तो हाँ ये बता सकते हो, इसमें मुझे डाउट था तो। हाँ मैम डाउट ही बता देता हूँ, 11 और 13 का। कौन सी डेट को दिया था मुझे याद नहीं आ रहा ना। मुझे भी याद नहीं। हम क्वेश्चन कब दिए थे?
हाँ उस दिन क्लास में नहीं, मैं जिस दिन सो गया था। अच्छा उस दिन क्या हाँ, था? हाँ पता नहीं, आज भी क्लास में आए थे क्या था नाम, ज्ञानेश, फिर आप भी नहीं बोल रहे थे, फिर मैंने बहुत गुस्सा किया था। मैम आपने गुस्सा किया था उस दिन। कम ही देखा हूँ आपको गुस्सा होते हुए, बट उस दिन आप हुए थे थोड़ा। चलो मेरे घर में आ जाओ फिर गुस्सा करेंगे, दिखाऊंगी मतलब। ये रहा, यहाँ मिल जाएगा। मिल गया था। हाँ गया। दिख गया था, अभी कहाँ दिख अरे रहा ये है? कहाँ? मैम उस दिन आप सच में गुस्सा किया था? रुको मैम, दिखा तो था एक बार, इसमें ही था। मुझसे तो यही है, झूठ नहीं किया था। हाँ यही पे होगा, रुको। थोड़ा धीरे करो। हाँ इस पे बात होगा मैम, इसके बाद हाँ ये वाला। अच्छा यही है, मुझे लगा रेड पेन से लिख नहीं दिया नहीं। मैंने अभी। ठीक है बताओ, पहला तो साइन एक्स है। साइन एक्स किसी पॉइंट पे जीरो होता है? हाँ आप लोग बताते जाओ, सब लोग बोलो। साइन एक्स साइंस नहीं पहला होगा। तो रॉन्स्कियन है। हाँ, एग्जिस्टेंस थ्योरम को सेटिस्फाई करने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन के जो रॉन्स्कियन होते हैं वो या तो आइडेंटिकली जीरो होंगे, या ऊपर ऊपर बनेंगे, या नीचे नीचे बनेंगे एक्स एक्सिस। ऐसा नहीं होता कि उसकी फाइनाइट जीरोस हो जाएं, या कुछ नंबर ऑफ जीरोस भी हो जाएं और किसी पॉइंट पे नॉन जीरो भी हो जाएं। या तो जीरो होंगे या ये पूरी तरह नॉन जीरो होंगे। तो साइन एक्स बड़े सारे पॉइंट्स पे जीरो है, तो साइन एक्स एक रॉन्स्कियन नहीं बन सकता। और रॉन्स्कियन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन भी होना चाहिए, मैंने बताया था। तो 1/x-1 क्या एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है वैसे। नहीं वन पे नहीं होगा ना। वन टू इन्फिनिटी, पर मैंने पूरे आर में पूछा था आपसे क्वेश्चन, पूरे आर में पूछा गया था कि कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जो पूरे आर में रॉन्स्कियन बन जाएंगे। तो पूरे आर के अंदर सेकंड क्वेश्चन भी रॉन्स्कियन नहीं बनेगा। थर्ड भी जीरो पर वन, जीरो पर जीरो है। ये वाला क्वेश्चन जीरो पर जीरो दे रहा है, तो इसकी भी जीरो निकल आई, तो इसका मतलब ये भी रॉन्स्कियन नहीं बन पाएगा। फोर्थ में साइन ऑफ ई रेज टू पावर ये एक्स, भी तो ये भी तो रॉन्स्कियन नहीं बन पाएगा नहीं। ना, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एन पाई पे, यस मैम। तो ये भी रॉन्स्कियन नहीं है। टेंजेंट फंक्शन वो भी जीरो होता है, ई अंदर कुछ भी पुट कर रहे हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता थ्रू आउट। एक तरीके से आर ही पुट कर रहे हो आप इसके अंदर, क्योंकि ई की पावर एक्स, एक्स में हर एक रियल नंबर आ रहा है, तो टेंजेंट ऑफ ई की पावर एक्स भी अपने जीरोस पे जीरो हो जाएगा। मतलब ई की पावर एक्स जब 5/2 में मल्टीपल होगी। यस मैम, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 नहीं हो होगा जाएगा। क्योंकि ई की पावर एक्स एक नॉन जीरो कॉन्टिन्यूअस बढ़िया फंक्शन है। एट्थ होगा कि नहीं नहीं होगा? होगा मैम, क्योंकि एटलीस्ट वन रियल रूट तो मिल ही जाएगा जिसमें जीरो होगा। एटलीस्ट वन रियल रूट तो मिल ही जाएगा, इसीलिए ऑड डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो रूट तो होने ही नहीं चाहिए थे, या तो कंप्लीटली जीरो होता रूट थे, तो ये भी नहीं बनेगा, ना ये भी नहीं बनेगा। 9 नहीं होगा मैम। cos x स्क्वायर ये भी जीरो होता है, ये भी नहीं हाँ मैम। बनेगा। 1/x ये कॉन्टिन्यूअस नहीं यस होता मैम। जीरो पे, नहीं 11 बनेगा। नहीं होगा, 12 नहीं होगा। जीरो होता है ये वाला फंक्शन जीरो पे, ये वाला फंक्शन क्या ये जीरो होगा किसी पॉइंट पे? मैम जो भी पॉइंट, इसमें ही डाउट था मेरा 13 पे। रियल हाँ रियल इसमें कोई रियल रूट नहीं है मैम। रियल रूट नहीं है तो ये बन जाएगा। अच्छा। ठीक है यस ना, मैम। रियल रूट देखना होता है ना कि कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स। हो गया। ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे, यस मैम। चलते हैं। हाँ मैम। और आपको अब कल क्लास लूंगी मैं, मुझे बता दो अगर 6 बजे आ सकते हो तो, बाकी बता देना ग्रुप में सोच वोच के। हाँ मैम, 6 से 8 तक ही कर दूँ मैम।